नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का वादा कर कर सत्ता में आई बीजेपी अब खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरह से घिर चुकी है। नौबत यहां तक आ पहुंची है कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। आप जानते हैं कि शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की 2 दिन पहले हुई गिरफ्तारी से इस समय सियासी घटनाक्रम बुरी तरह उथल पुथल का शिकार हो रहा है। देश में माहौल ऐसा बन गया है कि एक ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और तीसरी ओर बीजेपी अकेली पड़ चुकी है। इतनी अकेली पड़ी हुई दिखाई दे रही है कि मोदी तो इस समय भूटान की यात्रा पर है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करने की मांग उठ चुकी है। और ये सारा मामला, शराब घोटाले का मामला, अब सीधे उसके तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले से, जिस पर बीजेपी पहले ही घिरी हुई थी। और अब ऐसा लग रहा है कि शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आज बीजेपी की इस भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी की एक नेता, बड़ी नेता और मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे सीधे मनी ट्रेल का हिसाब दिया कि किस तरह से जो शराब घोटाले की बात चल रही है और उसमें ये बताया जा रहा है कि हजारों करोड़ों के वारे न्यारे हुए हैं, तो वो पैसा आखिर कहां गया। आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया गया, उनके पास से तो कोई सबूत नहीं मिला है, ना कोई पैसा उनके पास से निकल पाया है। लेकिन आतिशी ने ये बता दिया है कि ये पैसा आखिर गया किसके खाते में है, किसके पास जमा हुआ है। अगर हमारी शराब पॉलिसी से किसी को फायदा हुआ है तो वो है बीजेपी। उसने अवैध तरीके से इसमें धन कमाया है और इसीलिए उन्होंने जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग कर ली है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक बीजेपी अपने आप को बचाती रही है और दूसरों को भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे हेमंत सोरेन है, चाहे अरविंद केजरीवाल है, के कविता है, ऐसे तमाम लोगों को बीजेपी ने अभी तक घेरा है। लेकिन इस बार बीजेपी खुद घिर गई है। आतिशी ने क्या कहा, पहले उसको सुन लेते हैं। मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी। आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आतिशी साफ साफ मांग कर रही हैं कि जेपी नड्डा को अब ईडी जो है उन पर अपना चाबुक चलाए, उन्हें गिरफ्तार करे। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जितना पैसा अभी तक बीजेपी पे आरोप लग रहे थे, और उसमें एक बड़ा खुलासा हो चुका है कि अरविंद वर्मा के जो मालिक हैं शरद रेड्डी, जिन्होंने सरकारी गवाह जो बन गए, जो पहले आरोपी थे शराब घोटाले में, उन्होंने किस तरह करोड़ों रुपए बीजेपी को दिए, और वो भी तब दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद उनकी कंपनी ने ये पैसा दिया। तो ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर है। अभी इसके पहले भी ये आरोप लगे हैं ईडी और सीबीआई और आईटी केस पर कि ये उन्हीं कंपनियों पर इसने छापे मारे जिनसे बीजेपी ने बाद में उगाही की। यानी कहीं ना कहीं ये केवल दाल में काला होने की बात नहीं है, पूरी दाल काली दिख रही है इस समय। और बीजेपी के लिए अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव में उसकी दाल अब गलने भी नहीं वाली है, क्योंकि उसके भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहे हैं। मोदी का नाम इसमें सीधे सीधे नहीं आ रहा, लेकिन जेपी नड्डा अब अगर फंसेंगे तो क्या वो कब तक बीजेपी अपने नेताओं को इसमें बचा पाएगी, कब तक अपने आप को वो सुरक्षित रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इधर हम एक ये देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनकी कमान संभाल ली, उनके ट्विटर हैंडल को संभाल लिया कल्पना सोरेन ने। और कल्पना सोरेन उसके बाद लगातार ये बता रही हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं।
और वो खुलकर बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। अब उसी तरह अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल जो कि IRS अधिकारी हैं और वो बहुत ज्यादा सार्वजनिक जीवन में वो दिखाई नहीं देती हैं, यदा कदा वो अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ कार्यक्रमों में दिख जाती हैं, लेकिन उनका कोई राजनीतिक रुझान इस तरह से देखा नहीं गया है, उनका राजनीतिक अपीयरेंस नहीं हुआ। लेकिन अपने पति की गिरफ्तारी के बाद आज उन्होंने एक भावुक संदेश पढ़ा जो अरविंद केजरीवाल ने जेल से भिजवाया है लोगों के लिए, जनता के लिए। क्या कहा है सुनीता केजरीवाल ने, उसको भी सुन लेते हैं। जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है। आपने सुना सुनीता केजरीवाल ने किस तरह अपने पति का, अरविंद केजरीवाल का वो संदेश पढ़ा जो उन्होंने जेल से भिजवाया है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उन पर अत्याचार हुआ है। लेकिन ये जो संघर्ष है ये उनके लिए नया नहीं है, पहले भी उन्होंने संघर्ष किया है, आगे भी करेंगे, देश के लिए करते रहेंगे। लेकिन यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें जो आखिर में आपने सुनी, उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश को नष्ट करने पर तुली हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनका साथ हमें देना है, जिनके साथ मिलकर इस देश को फिर से महान बनाना है। ये शक्ति और ताकत ये इस समय राजनीति में, इस समय के चुनावी माहौल में एक नया नैरेटिव अब गढ़ते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने इसका दुरुपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उन पर बैकफायर कर गया था। तो आज इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर, माफ कीजिएगा, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे इस पर खरी खरी बात करेंगे कि कैसे बीजेपी अपने ही खेल में फंस रही है, कैसे केजरीवाल मामले में ये जो नया मोड़ आ रहा है वो बीजेपी को चुनावी रेस से बाहर कर सकता है। अमलेंदु जी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो सुनीता केजरीवाल ने कहा कि शक्ति, एक तो अरविंद केजरीवाल ने जिन शक्तियों की ओर इशारा किया है, राहुल गांधी ने शिवाजी पार्क मैदान में भी उन्हीं शक्तियों की ओर इशारा किया था जिसको नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति से जोड़ दिया था बिला वजह और उस पर एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की थी। उसका कोई नतीजा उनको नहीं मिला और अब अरविंद केजरीवाल ने भी शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या ये उन्होंने जानबूझकर किया है शक्ति शब्द का इस्तेमाल? और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी ताकतों का साथ देना है जो इस देश को फिर महान बनाएंगी, तो यहाँ इन ताकतों का मतलब, जो देशभक्त ताकतों का उन्होंने जिक्र किया, क्या वो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ऐसे लोगों की ओर उनका इशारा है? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को और बाकी विपक्ष को ये संदेश दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि अब हमें मिलजुल कर ही आगे बढ़ना है, हमें अब अपने छोटे मोटे मतभेदों को किनारे कर कर आगे बढ़ना है? अमलेंदु जी, ओवर टू यू। निश्चित तौर पर समित्रा जी, आज जो सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ के सुनाया है उसमें देखिए 2 बड़ी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं। एक तो जिस तरीके से आपने भी अपनी भूमिका में कहा कि इस कल्पना सोरेन को एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगे कर दिया हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद। आज एक तरीके से कहा जाए तो सुनीता केजरीवाल की भी राजनीति में ये एंट्री एक तरीके से आप समझ सकती हैं कि ये हो गई है उनकी एंट्री। भले ही उन्होंने इसे राजनीतिक तौर पे नहीं कहा हो, लेकिन जिस कुर्सी पे बैठ कर के उन्होंने बयान दिया वो पीछे सरदार भगत सिंह और
डॉक्टर अम्बेडकर के जो चित्र लगे हुए हैं और तिरंगे झंडे लगे हुए हैं, उससे समझा जा सकता है कि वो केजरीवाल की कुर्सी पर बैठ करके ये संदेश दे रही हैं। अब वो मुख्यमंत्री दिल्ली की बनती हैं नहीं बनती हैं, आम आदमी पार्टी की संयोजक बनती हैं नहीं बनती हैं, ये बात की चीज़ें, लेकिन सुनीता केजरीवाल ठीक उसी तरीके से अब कमान संभाल रही हैं, एक तरीके से जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने जेएमएम की कमान संभाल ली है, ये आज एक तरीके से स्पष्ट हो गया। दूसरा, जिस शक्ति को लेकर के बात की आज सुनीता केजरीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल का जो संदेश दिया, उस संदेश में जिस शक्ति की बात की गई है, तो इस शक्ति को लेकर के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोड़ना चाहते थे। अब देखिए मजेदार बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आक्रमण कर रही हैं दो महिलाएं, वो नारी शक्ति वाली कल्पना सोरेन उधर से आक्रमण कर रही है, इधर से आज शक्ति को लेकर के आक्रमण कर रही है सुनीता केजरीवाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इस महिला शक्ति से निपटते हैं और किस तरीके से इस महिला शक्ति का जवाब देते हैं, अब ये देखना होगा। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जिस तरीके से आज सारी बातें हुई हैं, सुनीता केजरीवाल ने भी बात की और जिस तरीके से आतिशी ने आज बहुत गंभीर आरोप लगाए, इसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो रणनीति तैयार की थी और जिस तरीके से लेकर के आए गए थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसके पीछे मंशा निश्चित तौर पर ये रही होगी कि ये सारे खेल खुलने नहीं पाएंगे और हम लंबे समय तक सत्ता में बने रहेंगे और वसूली का रैकेट जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो चलता रहेगा और इस तरीके से उगाही होती रहेगी। वो कहीं ना कहीं जाकर के अब ये भारतीय जनता पार्टी के गले में फंदा फंसता जा रहा है और सरकार बदलती है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ही इसमें सबसे ज़्यादा संकट में फंसेगी और उसके इस चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इसमें बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में शायद आने लगा है। जिस तरीके से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आम आदमी पार्टी की और कल जिस तरीके से प्रशांत भूषण ने और जो उनके साथी एक्टिविस्ट थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जिस तरीके से सारे मनी ट्रेल लेकर के बताए हैं कि किस तरीके से मनी ट्रेल हुआ। एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी जिसको मतलब ईडी जिसको बता रही थी कि शराब घोटाले का मुख्य सूत्रधार है, वही सब कुछ इसमें कर रहा था और ईडी उसको बता रही थी कि ये किंग पिन है इस घोटाले का, जो आज आतिशी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही। वो व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है उसके बाद जो ईडी उसका जो है वो विरोध नहीं करती है, वो कहता है मैं केजरीवाल से मिला नहीं हूँ, बाद में बताता है कि वो केजरीवाल से मिला भी है, फिर भारतीय जनता पार्टी को चंदा भी देता है, 5 करोड़ एक बार में देता है, 25 करोड़ एक बार मिलता है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं कि शराब घोटाले के लिंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से गहरे तक जुड़े हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी के आरोप लगा रही है वो ये बॉन्ड के नंबर आने के बाद और साफ हो गया। अब ये समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पे एसबीआई जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी ये कहने के लिए कि उसको 30 जून तक का समय चाहिए, उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, कहा कि आप डाटा दीजिए, डाटा दिया उन्होंने और उसके बाद भी वो बॉन्ड के नंबर जो थे वो नहीं दिए कि साहब वो सिक्योरिटी के लिहाज से हमने नहीं दिए। अब ये बात समझ में आ रही है कि एसबीआई इसके लिए क्यों गया था, चूँकि ये सारे मसले जो खुल करके सामने आ रहे हैं उसमें ये बात साफ होती जा रही है कि जिन कंपनियों के ऊपर आईटी और ईडी की रेट्स पड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वालों में सबसे ज़्यादा वही कंपनियां हैं और एक रिपोर्ट में देख रहा था कि 2471 करोड़ रुपया जो है वो इन कंपनियों ने दिया है जिनके ऊपर आईटी और ईडी की रेट्स पड़ी थी। यानी कि अब ये बात समझ में आ रहा है कि ये 2471 करोड़ रुपया तो भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे एक तरीके से कहा जाए वो एक्सटॉर्शन मनी जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं ये वो चंदा है एक तरीके से सॉरी। तो ये जिस तरीके से चीज़ें हैं अब ये समझ में आने लगा है और मुझे लगता है ये बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस समय हुई है सर मित्रा जी, उसमें निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि वो टाइमिंग का जो मसला है वो टाइमिंग निश्चित तौर पे ऐसी है कि जब वो मालूम पड़ गया कि अब ये नंबर देने होंगे और ये सारे मसले खुलेंगे तो ठीक उसी समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करा ली गई। जबकि ईडी जो थी वो हाई कोर्ट में जाकर के कह रही थी कि हमने तो गिरफ्तारी की बात ही नहीं की, हम तो उससे पूछताछ करना चाहते हैं। हाई कोर्ट में एक दिन पहले मतलब जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन कहा है उसने हाई कोर्ट में जाकर के, और आप शाम को है गिरफ्तारी कर लेते हैं। अब ये जो है सारी सीक्वेंसेस अगर जोड़े जाए अपराध संज्ञा में जो कहा जाता है सीक्वेंसेस को मिलाना, तो ये साफ समझ में आता है कि ये सीक्वेंसेस मिल किस तरीके से रहे सर मित्रा जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक के बाद एक तार जो है वो जुड़ रहे हैं और अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी का सारा खेल आखिर ये क्या है। जो चुनावी पहेली है ये जिस पर ये 400 की जो पहेली थी, मोदी का जो दावा था कि हम 400 सीटें जीत कर आ रहे हैं, तो वो किस तरह से वो जीतने जा रहे थे 400 सीटें, उसकी ये जो पहेली थी इसके अलग अलग टुकड़े जो हैं अब वो जुड़ते जा रहे हैं और तस्वीर साफ होती जा रही है कि ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए
पहले आप कंपनियों को धमकाओ, फिर उनसे आप चंदा वसूली करो। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा खेल है वो इसी तरह चला, और उसमें एसबीआई ने, एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिस पर कि देश के करोड़ों लोग भरोसा करके अपने पैसा जमा करते हैं, लेकिन वो बैंक भी जो है बीजेपी का एक टूल बनकर रह गया। ये एक बहुत ही 70-75 सालों में इस तरह की बेईमानी, इस तरह का भ्रष्टाचार देश ने शायद ही कभी देखा हो। बहुत सारे मामले उठे, भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा से सत्तारूढ़ सरकारों पर, सत्तारूढ़ पार्टियों पर लगते रहे हैं, लेकिन ये शायद एक ऐसा मामला है जिसकी मिसालें आने वाले बहुत सालों तक दी जाती रहेंगी। और इस मामले में अगर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ तो फिर लोकतंत्र में कीचड़ ही कीचड़ फैलेगा। उसके बाद उसमें कमल खिले चाहे जो खिले, लेकिन लोकतंत्र में ये जो कीचड़ फैल जाएगा, इसको साफ करना बहुत मुश्किल होगा, ये नजर आ रहा है। और आज हमने ये देखा, अमलेंदु जी, के कविता जो बीआरएस की लीडर हैं, केसीआर की बेटी, उनकी भी आज पेशी हुई और उन्होंने भी आज अदालत में ये कहा, मतलब जाते हुए ये कहा पत्रकारों से, ये पूरा पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक मामला है और चुनाव आयोग को इस पर देखना चाहिए। चुनाव आयोग, अभी हमने देखा है कि कल से लेकर आज, परसों से लेकर आज तक चुनाव आयोग ने अभी इस पर कुछ कहा नहीं है, जबकि विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर भी आया है। एक सिटिंग सीएम को, एक राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया को, संयोजक को इस तरह जेल में डाल दिया गया है, 8 दिन की रिमांड दे दी गई है। और ऐसा लग रहा है कि ये जिस खतरे की ओर कांग्रेस ने इशारा किया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं हो पा रहा है और इसी को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब ये माहौल वैसे ही बनता जा रहा है कि विपक्षी नेताओं को हम कमजोर करेंगे और बीजेपी एक तरफा खिलाड़ी बनने की कोशिश, एक तरफा जीत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। और अमलेंदु जी, कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि पिछले 8 सालों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामले 4 गुना ज्यादा बढ़े हैं। 2014 यानी जब से मोदी सत्ता में आए तब से लेकर 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी ने की और जिसमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों के हैं। और ये बात तो बीजेपी पर ये आरोप हमेशा लगता रहा है कि आप पहले उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, फिर आप उन्हें धमकाते हैं कि हम आप पर कार्रवाई करेंगे, और जब वो डर जाते हैं तो आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर देते हैं और उसके बाद उन पर जो मामले चल रहे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तमाम मिसालें, ये हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर नारायण राणे तक ऐसे तमाम मिसालें सामने हैं। और जो लोग नहीं डरते हैं, जैसे हेमंत सोरेन नहीं डरे तो उन्हें जेल भेज दिया गया। राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हुई, उनके मामले में कुछ भी नहीं हुआ, उनकी सांसदी खत्म करने की कोशिश हुई, कर दी गई, वापस आ गए राहुल गांधी। महुआ मोइत्रा को इसी तरह से संसद से हटा दिया गया, संजय सिंह को जेल में भेज दिया गया और अब अरविंद केजरीवाल का भी वही हश्र करने जा रही है बीजेपी। लेकिन क्या इस तरह की एक पॉलिटिक्स में, जिसमें कि वो हमेशा विपक्ष को दबाने की कोशिश, दबाने भी नहीं, खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। पहले उसका नारा होता था कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो विपक्ष मुक्त भारत करने की जो कोशिश कर रही है, क्या ये दांव उस पर उल्टा पड़ेगा? अमलेंदु जी, देखिए सुमित्रा जी, एक तो जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना है, वो उसने भाजपा मुक्त भाजपा तो तैयार कर दी है एक तरीके से। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब भाजपा में कितने भाजपाई हैं ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए कि जो भाजपा में कितने भाजपाई हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एडीआर की, अभी कुछ दिन पहले आई थी, मुश्किल से मुझे लगता है ये 15 दिन हुए होंगे, कि 1000 से ज़्यादा जो हैं बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष से पहुँचे हैं। उनमें से 7 लोग तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे हैं 7 राज्यों में। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा मुक्त तो हो चुकी। अब आप जिस तरीके से विपक्ष मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि 200 सीटें भी पार नहीं हो रही। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है कि 200 सीटें भी पार नहीं हो रही हैं, तभी इस तरीके के सारे काम किए जा रहे हैं। अगर आपके 400 पार किया, अगर आपकी 272 सीटें भी आ रही होती तो ये सब सारे काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस तरीके से आप बाहर से लोगों को लेकर के आ रहे हैं। अब आज एक सूचना ये है कि गुजरात से एक सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी से कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। एक और को टिकट का ऑफर किया गया, उनका नाम है मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने भी कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो लगातार मतलब आपके 6 सांसद जो है वो तो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं आपकी चुनाव से पहले। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी संकट जो, तो अगर आप अपने अंदरूनी संकट को टालने के लिए अगर आप विपक्ष पे इस तरीके के हमले करेंगे तो ये सहानुभूति विपक्ष के साथ जाएगी। आप देखिए कि कल तक जो लोग केजरीवाल को लेकर के गंभीर आरोप लगाते थे, वो चाहे कांग्रेस के लोग हों या दूसरी पार्टियों के लोग हों, वो सब केजरीवाल के साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए नजर आए। और सिर्फ नेता खड़े नजर नहीं आए, बल्कि पूरे देश भर के अंदर जो प्रदर्शन हुए उसमें विपक्ष के
दलों के कार्यकर्ताओं की, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी जो थी वो भूमिका रही और उनका जो था वो उनको समर्थन मिला आम आदमी पार्टी को। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी कि वो इस तरीके से इंडिया गठबंधन को तोड़ देगी, हुआ उसका उल्टा। इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया, नेता भी इंडिया गठबंधन के एकजुट हो गए, कार्यकर्ता भी जो था वो एकजुट हो गया और इस कहा जाए इस प्रण के साथ एकजुट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना, उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना होगा। तो ये चीज़ें एक तरीके से सामने आने लगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी को उल्टी पड़ती जा रही है। तो ये जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेलने की कोशिश की, मुझे लगता है इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें ज़्यादा सामने आएंगी और ये चुनाव अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चूँकि ये जो घोटाले अब सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, कल प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चीज़ें और आगे बढ़ेंगी तो धीरे धीरे ये मामले सब सामने और आते जाएंगे और ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री भले ही भूटान की यात्रा करते हैं, मगर यहाँ जो आपका जो ज्वार भाटा उठ रहा है राजनीति में और आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के गले की मुसीबत बनने जा रहा है। सारे जो डाटा सामने आ रहे हैं उससे ये सब चीज़ सामने साफ आती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें एक बड़ी लाभार्थी भी है और एक तरीके से कहा जाए कि जिन कंपनियों के ऊपर दाग थे उन दागी कंपनियों से चंदा लेने में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे। अब आरोप तो ये भी लग रहा है कि जो बीफ कंपनियां हैं आपने उनसे भी चंदा लिया है। तो यानी हर तरीके से आपका राष्ट्रवाद, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आपकी गौ माता, या सारे आपके नारे जो हैं वो खोखले और थोथे साबित होते जा रहे हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से सब चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं। तो अब जो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आज जिस तरीके से नारी शक्ति की बात की, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि केजरीवाल ने जो कहा कि भाई जो शक्तियाँ हैं, जो ताकतें हैं, जिनकी देश को महान बनाना है और ऐसी ताकतों का साथ देना है, तो जाहिर सी बात है वो ताकतें कौन सी? वो ताकतें राहुल गांधी हैं जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। वो ताकतें इंडिया ब्लॉक है जो एकजुट होकर के देश को बचाने की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी को, देश के संविधान को बचाने की बात कर रहा है। वो वही ताकतें उनको मजबूत करने की बात केजरीवाल कर रहे हैं। और इसका मतलब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दे दिया है कि जहाँ जहाँ भी इंडिया गठबंधन है, मजबूती के साथ उस गठबंधन के साथ रहना है। जहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा वहाँ उसको साथ जाओ, और जहाँ नहीं है वहाँ इंडिया ब्लॉक के जो कैंडिडेट है उनके साथ आपको वहाँ जाना है। ये संदेश एक तरीके से केजरीवाल ने चुनाव से ठीक पहले दे दिया। ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट अब बढ़ने वाला है, क्योंकि अब इंडिया ब्लॉक जो है वो पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर के अब चुनाव में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 350 से ज़्यादा सीटों पर 1-to-1 प्रत्याशी होंगे, और ख़ासतौर से वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के वोटों के बिखराव का फ़ायदा लेती रही है, वहाँ अब उसको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। और एक भावना लोगों के मन में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो इंडिया ब्लॉक के साथ जाना है। ये भावना घर करती जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो मीडिया के जरिए एक हवा बनाने की कोशिश करती है कि 400 पार की 370 पार, वो हवा बनने वाली नहीं है। और लोग समझ रहे हैं कि ये हवा थोथी है, क्योंकि ज़मीन पर स्थितियाँ दूसरी। भाई आदमी दिन भर टीवी नहीं देखता है ना, टीवी देखने के बाद सड़क पर भी निकलता है, रिक्शे में भी बैठता है, नाई की दुकान पर भी जाता है, चाय के खोखे में भी बैठता है, सब्जी लेने भी जाता है, और राजनीतिक चर्चाएं अब आम होती हैं। तो ये समझ में आने लगता है कि लोग कह क्या रहे हैं, लोग चर्चा क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ें समझ में आने लगती है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होने जा रहा है, खासतौर से उस बेल्ट पे जहां भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूत समझती थी। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन 2 लोगों के ऊपर सबसे बड़े हमले किए, हेमंत सोरेन और दूसरे अरविंद केजरीवाल, दोनों हिंदी बेल्ट से आते हैं, उस हिंदी बेल्ट से आते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती थी। यानी झारखंड की 14 में से आपके पास 12 सीटें थी और दिल्ली की 7 सीटें आपके पास थी। यही आपने जो है वो आपने हमले किए क्षेत्रीय दलों के ऊपर, एक तरह से कहा जाए तो ये आपको उल्टा पड़ने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है सर मित्रा जी। जी अमरिंदर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड के बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह से 2 मुख्यमंत्रियों पर उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने वो झुके नहीं इनके आगे। और अब इनके बाद जैसे कल्पना सोरेन आई और उनके साथ एक बड़ी सहानुभूति जाएगी ऐसा लग रहा है। और अब सुनीता केजरीवाल, मतलब अरविंद केजरीवाल की, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर सुनीता केजरीवाल को अपना संदेश पढ़ने के लिए अधिकृत किया, क्योंकि उनकी पार्टी के कुछ नेता, आतिशी जैसे या सौरभ भारद्वाज जैसे नेता, राघव चड्ढा अभी हैं बाहर, जो उनके जगह संदेश पढ़ सकते थे। लेकिन इन सब के को छोड़कर सुनीता केजरीवाल को अगर उन्होंने ये संदेश पढ़ने दिया है, भेजा है, तो इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा उन तमाम गृहिणियों के बीच जिन्होंने बिजली बिल हाफ और पानी के बिल माफ होने पर जिनको बड़ी राहत मिली थी। और अरविंद केजरीवाल की नीति हमेशा से इसी तरह की, उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, इसी वजह से दिल्ली में 3 बार उन्होंने चुनाव भी जीते, क्योंकि वो सीधे उस जगह पे टारगेट करते हैं जो आम आदमी से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं,
उनकी पार्टी का नाम भी यही है और यही वजह है कि उन्होंने शायद सुनीता केजरीवाल को अपना संदेश पढ़ने के लिए भेजा। और इसके बाद क्या दिल्ली की 7 सीटों पर, मतलब अभी तक तो बीजेपी का वर्चस्व दिखाई दे रहा था, उसकी प्लानिंग यही थी, लेकिन अब क्या देश में इन दो महिलाओं के कारण एक पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आएगा अमलेंद्र जी? देखिए, निश्चित तौर पे आएगा। और अभी लालू प्रसाद यादव ने जो पटना की जो विश्वास रैली हुई थी इंडिया ब्लॉक की, वहाँ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो उनके परिवार को लेकर के टिप्पणी की थी, उसका प्रधानमंत्री ने दूसरी तरीके से जवाब देने की कोशिश की। साहब मोदी का परिवार करके सबने ट्विटर पे अपने बायो चेंज कर लिए। प्रधानमंत्री ने सोचा था कि वो इस तरीके से करके व्यक्तिगत तौर पे जाएंगे और वो एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे। वो सिंपैथी नहीं मिल रही है। देखिए, भारतीय समाज महिलाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए वो संवेदनशील है, और ख़ास तौर से ऐसे मसलों पे कि अगर किसी के पति को परेशान किया जाता है, उसकी पत्नी अगर आकर के समाज के सामने आती है और ये बातें रखती है कि उसको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो उसके प्रति एक सहानुभूति हो जाती है। आप देखिए शर्मिष्ठा जी, अब पिछले 70-75 सालों का पूरा इतिहास उठा करके अगर देख लीजिए, अधिकांश ऐसी सीटें जहां किसी की मृत्यु हुई होती है और वहां अगर उसकी पत्नी लड़ जाती है तो एक तरफा जीत होती है उस महिला की, और वहां वो एक सिंपैथी की वेव चलती है। आज यही सिंपैथी की वेव एक तरीके से आप कह सकती हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए और कल्पना सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन के लिए झारखंड में चल रही है। और इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इन 2 राज्यों में नहीं भुगतना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा उस गुजरात में भी भुगतना पड़ेगा, जहाँ गुजरात की सारी की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया करती थी, आज वहाँ नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वहाँ उनका गठबंधन है। और सुनीता केजरीवाल का ये वक्तव्य जो है, जो उन्होंने केजरीवाल की चिट्ठी पढ़ के सुनाई है, ये निश्चित तौर पे आम गृहिणी के लिए, आम महिलाओं के मन में केजरीवाल के प्रति एक सहानुभूति पैदा करेगी। और केजरीवाल का ये कहना कि ऐसी ताकतों का साथ देना है जो देश को महान बनाए, तो ये साफ साफ संदेश है कि वो शक्तियां कौन सी हैं जो देश को महान बनाने के लिए काम कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि जिस ब्लॉक में शामिल है केजरीवाल इंडिया गठबंधन में, वो शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों को ताकत देनी है, ये संदेश चला गया है। तो केजरीवाल के ऊपर हमला करने का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान सिर्फ दिल्ली में नहीं होने जा रहा है, बल्कि दिल्ली में भी होने जा रहा है और गुजरात में भी होने जा रहा है। मतलब जहां से आपको 7 सीटें, 32 सीटें आप एक तरीके कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास है मौजूदा समय में, तो वहां आपको बड़ा जो है नुकसान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको अगर समझ नहीं पा रही है, तो मुझे नहीं लगता है, हालांकि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर समझ रही होगी, और ये उसका एक आखिरी प्रयास है किसी भी तरीके से डरा धमका के हम सत्ता में वापस आ रहे हैं, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि जनता के जरिए वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये आखिरी ही होता है। क्या है, राजनीति में आदमी इस हथकंडे पर कब उतरता है, जब उसे लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और हम अब झूठ बोल के, सच बोल के, अपने वायदों की झड़ी लगा करके हम सत्ता में वापस नहीं आ रहे, तो अब हम जो है आखिरी समय में आपराधिक कृत्य जो है वो उस पर करने पर उतरे। तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आपराधिक कृत्य समझा जा सकता है कि आप अगर राजनीति के मैदान पर राजनीतिक तरीकों से अपने विपक्षी से आप निपटने में असमर्थ हैं, तो फिर आप एजेंसियों के जरिए इस तरीके के काम करके आप उससे निपटना चाहते हैं। तो ये बात जनता के मन में अब घर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर तरीके से इंडिया गठबंधन से निपटने में अपने को असहाय महसूस कर रही है, इसलिए अब एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए और आप जो है वो शामिल हो जाइए इधर, मतलब इंडिया गठबंधन आप छोड़ दीजिए, ये उनका आरोप था। और उनका आरोप के साथ साथ उनके तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी और ये कहा था कि, और ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ये दबाव ये है। वो चीज़ अब सामने आ रही है, तो अब आदमी जो है, आम मतदाता, वो इन सारी चीज़ों का सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेगा कि भाई ये आदमी तो पहले कह रहा था मुझको गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तार क्यों किया जा सकता है। इसके पास विकल्प था, भाई जिस अप्रूवर बना, जिसके बयान के आधार पर आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर रहे हैं, उस अप्रूवल की चीज़ें सामने आ गई। उसने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा दिया और ईडी ने उसकी जमानत का विरोध भी नहीं किया। तो यानी अगर अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन छोड़ देते तो अरविंद केजरीवाल भी जेल नहीं जाते। तो ये चीज़ अब सामने आ रही है, तो ये अब स्पष्ट चीज़ें जो है वो सामने होती जा रही है। और जिस तरीके से जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग आम आदमी पार्टी ने की है, और आज तो खबर ये आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा कि उन्होंने आतिशी ने और ट्वीट किया कि उनको दफ्तर नहीं जाने दिया आम आदमी पार्टी के, यानी वहाँ की आपने अच्छे तरीके से, और उनका वो लाइव वीडियो जारी किया, फिर लिखा है कि हम जो आयोग से मिलने का समय मांग रहे हैं। तो आप अगर इस हथकंडे पर उतर आ रहे हैं
कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मंत्री है दिल्ली मतलब सरकार में, और वो अपने दफ्तर अगर नहीं जा पा रहे हैं, आप दफ्तरों को इस तरीके से सील कर रहे हैं और कोई आपके पास सील करने का वैध कारण नहीं है, और चुनाव है इस समय, आप भाई अगर मान लीजिए आपने उनको अपने टिकट घोषित करने हैं तो बैठक कहाँ होगी, जाहिर सी बात है पार्टी के दफ्तर में होगी, और आप वहाँ पर नहीं करने दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जनता के बीच जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ये सारे कारनामे जो हैं वो जनता अब समझने लगी है, मुझको ऐसा लगता है सर मित्रा जी। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, बीजेपी के जो खेल हैं वो सामने आ रहे हैं। आपने जिक्र किया था कि अभी जो आप बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उसमें शामिल नहीं हुए बीजेपी में, यानी अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार की राह नहीं चुनी तो उन्हें जेल भेज दिया गया। अगर वो नीतीश कुमार बनने तैयार हो जाते तो हो सकता है कि आज मामला दूसरा होता, कांग्रेस कहीं कमजोर पड़ती, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस समय बीजेपी के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। नतीजा ये हो रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, और उधर ये जो बौखलाहट है ये बीजेपी और उससे जुड़े तमाम लोगों में दिखाई दे रही है। अभी कल एक सम्राट चौधरी का जो बयान आया था, जो परिवार की बात निकली, तो उस पर मुझे याद आया जो उन्होंने बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बहुत बेहुदा बयान दिया है कि लालू जी वो अपनी बेटी को किडनी के बदले उन्होंने टिकट दिए। तो ये जो एक और आप मुहिम चला रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार, और एक तरह से दूसरी ओर आपके जो लोग हैं वो परिवार में एक पवित्र मतलब बहुत ही पाक रिश्ता है बाप बेटी का, और जिसमें बेटी ने अपने पिता की जान के लिए उनको किडनी दी, डोनेट की, एक बहुत महान काम है और हिम्मत का काम है। तो बजाय उसकी तारीफ करने के आपने उसको एक चुनावी राजनीति से जोड़ दिया कि वो टिकट के लिए उसने ऐसा किया। ये बहुत ही घटिया किस्म का बयान है, और मुझे नहीं जानकारी है कि अभी इस मामले में किसी ने चुनाव आयोग में कोई शिकायत की है या नहीं की है, लेकिन क्या चुनाव आयोग को ऐसी बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए खुद संज्ञान लेना चाहिए अमलेंदु जी? और ये तमाम उसमें हम देख रहे हैं, एक आखिरी कमेंट आपसे चाह रही हूँ, चुनाव आयोग की जो भूमिका है, कल कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जो ये कहा कि इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्ण अक्षरों में यहाँ की बातें नहीं लिखी जाएंगी, जो उन्होंने कोर्ट में कहा था। अब क्या यही बात चुनाव आयोग के लिए कही जा सकती है अमलेंदु जी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आयोग इस समय चुपचाप बैठकर सारा तमाशा देख रहा है कि उसके बाद जो होना है होते जाए, हम केवल चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। बिल्कुल इस समय का जो मीडिया है उसकी तर्ज पर कि हम बॉक्सिंग रिंग में हम खुद नहीं उतरेंगे, जो होना है होता जाए। ये चुनाव आयोग को लेकर के समिता जी बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप है, और सम्राट चौधरी का जो वक्तव्य है वो तो नीचता की पराकाष्ठा जैसे कहा जाता है वो है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के शायद कोई कंपटीशन चलता है कि नीचता की पराकाष्ठा कौन पार कर सकता है, और मणिशंकर अय्यर ने बहुत पहले पहचान लिया था, मुझे लगता है कि शायद अच्छे तरीके से, और ये कंपटीशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो सम्राट चौधरी का बयान उसी श्रेणी में रखा जा सकता है कि वहाँ किस तरीके का कंपटीशन चल रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसे वक्तव्यों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए थी, जैसे कि राजीव कुमार जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि हम ऐसे सब पे नज़र रखेंगे और लोग जो है वो मर्यादा का पालन करें, बिलो द बेल्ट, ये शब्द उनके, बिलो द बेल्ट कोई बार नहीं होगा। तो ये सम्राट चौधरी का बयान तो बिलो द बेल्ट है, ये तो जमीन के अंदर आप जाकर के वार कर रहे हैं एक तरीके से कहा जाए, और बहुत ही घटिया नीचता की पराकाष्ठा जिसको कहा जाता है वही वक्तव्य सम्राट चौधरी का। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में नारी शक्ति के लिए इतना ज़्यादा जान की बाजी लगाने वाले हैं तो सबसे पहले उनको सम्राट चौधरी को अपनी पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए, उप मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए, वरना प्रधानमंत्री की ये बातें समझी जाएंगी कि प्रधानमंत्री जो है वो खोखली बातें करते हैं, और वास्तव में उनका परिवार जो है वो सम्राट चौधरी जैसों का ही परिवार है, प्रधानमंत्री का, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का ही परिवार है उनका परिवार जो है, जो मोदी का परिवार कहा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चुनाव आयोग को लेकर के जो गंभीर सवाल हैं सर मित्रा जी, आप देखिए कि ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल उठते रहे, चुनाव आयोग ने मिलने का समय नहीं दिया। हालांकि कल जब चुनाव आयोग से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए पहुंचा है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, तब मिलने का समय दिया उस प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन ये सारी चीज़ें तो जिस तरीके के बयान आ रहे, इस पर तो चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि जो विकसित भारत का जो आया था सबके मोबाइल पे, आपके पे भी आया होगा, हमारे मोबाइल पे भी आया था, प्रधानमंत्री का जो संदेश था कि विकसित भारत जो है उसको लेकर के जारी किया चुनाव आयोग ने कि भाई इसको कैसे आपने किया, इसको वापस लिया जाए। लेकिन केवल इतने से काम चलने वाला नहीं, इस पर कार्रवाई क्या हुई, एक्शन क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने अगर विकसित भारत का, हमारे अगर निजता का उल्लंघन हुआ है और 140 करोड़ लोगों के मोबाइल पे अगर ये संदेश पहुंचा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री को इसके लिए कोई नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ? चुनाव ने अभी तक जारी क्यों नहीं किया? सवाल ये है।
साकेत गोखले हैं जो तृणमूल कांग्रेस के जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने एक जारी किया वीडियो कि प्रधानमंत्री की रैली शायद कोयम्बटूर की थी, वहाँ स्कूली बच्चे जो थे ले जाए गए चुनाव प्रचार के लिए। तो ये स्कूली बच्चे प्रधानमंत्री की रैली में चुनाव प्रचार के लिए कैसे पहुँच गए, उन्होंने कहा तो उस पर अभी तक कोई जारी नहीं हुआ। तो ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार ने बाकायदा खड़े होकर सवाल पूछ लिया था चुनाव आयुक्त से कि भाई आप जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को आप कोई नोटिस इशू नहीं करते हैं, उनकी जो बिलोड़ा बेल्ट एक तरीके से जो हमले होते हैं और विपक्ष को आप कर देते हैं। आपने राहुल गांधी को तो नसीहत जारी कर दी, उसका उन्होंने सीधा जवाब ना देके इधर घुमा फिरा के बात की थी राजीव कुमार ने। तो ये सवाल अब देश के अंदर उठ रहे हैं। और देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उसने अपने निर्देश जारी किए थे कि चुनाव आयुक्त को जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए और जो सरकार से सवाल कर सके ऐसा होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। और निष्पक्ष जो है होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो अगर चुनाव आयोग ही निष्पक्ष दिखाई नहीं पड़ेगा, निष्पक्ष होना ही जरूरी नहीं है, दिखाई पड़ना भी जरूरी है। तो चुनाव आयोग ना तो निष्पक्ष दिखाई पड़ रहा है और ना निष्पक्ष है, ये बात कही जा सकती है जिस तरह की चीज़ें सब सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने का दिखावा भी करना चाहिए, दिखना भी चाहिए। आप भले ही प्रधानमंत्री को बाद में आप नोटिस वापस देने कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री अगर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को उस पर नोटिस इशू होने चाहिए, ठीक उसी तरीके से जैसे आप दूसरे लोगों के लिए चुनाव आचार संहिता के नोटिस इशू करते हैं। तो ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। और अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है तो ये संदेह बना रहेगा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है। लगातार आप सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह से लोग टिप्पणी करते हैं चुनाव आयोग को लेकर के। केचुआ उसको जो कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय चुनाव आयोग, हालांकि वो भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसको केचुआ जिस तरीके से कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें संवैधानिक संस्थाओं के शरण की तरफ इशारा करती हैं। और अगर संवैधानिक संस्थाओं का इस तरीके से शरण हुआ तो वास्तव में डेमोक्रेसी महफूज नहीं है, डेमोक्रेसी पे खतरे हैं। और राहुल गांधी जो कह रहे थे कि डेमोक्रेसी अब नहीं है, हमले हो रहे हैं इस तरीके से, और ना कोई चुनाव आयोग कुछ कह रहा है, ना अदालतें कुछ कह रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से टिप्पणी की है, वो तो निश्चित तौर पे तमाम संवैधानिक संस्थाओं की शरण की ओर इशारा करता है। और वास्तव में कहा जा सकता है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भुवनेश्वर में कहा था कि आखिरी मौका है इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने का, तो वास्तव में लग रहा है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये आखिरी मौका है। और अब इस देश की जनता ही जो है वो इस लोकतंत्र को बचा सकती है। अगर जनता भी अगर इसको नहीं समझ रही है तो फिर इस देश का ईश्वर ही मालिक है। सुमित्रा जी, बिल्कुल अमलेंदु जी, बहुत सारे लोगों की भूमिकाएं, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, चुनाव आयुक्तों की भूमिका, खुद प्रधानमंत्री की भूमिका, इस समय कई लोगों के उस पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन जनता जो है आखिर इन सवालों का जवाब किस तरह से देगी, ये आने वाले चुनाव में हमें पता चल जाएगा। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी का खेल जो सामने आ गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा उगाही करने का, धमका कर, जैसे लोग गुंडे होते हैं और वो अपने लोगों को छोड़ देते हैं और वो धमका के लोगों से पैसे वसूलते हैं, वही खेल अभी हमने देखा कि ये 2019 से लेकर 2024 तक ये खेल लगातार चलता रहा है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से इस खेल का एक बहुत बड़ा पहलू फिर से सामने आ गया है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जिस तरह उनकी पत्नी ने सामने आके कमान संभाल ली, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और नेता लगातार केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि चुनावी बाजी पूरी तरह से पलटने वाली है। तो आज इस विषय पर हमसे खरी खरी चर्चा की आपने अमलेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।